मृत्यु यानी मौत। सच कहूं तो जीवन का ये एक ऐसा अटल और परम सत्य है जिससे इस पूरी दुनिया में कोई नहीं बच सकता, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के ठीक उस पार आखिर है क्या? आज के हमारे इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और हैरान कर देने वाले मेडिकल रहस्य का एकदम क्लिनिकल नजरिए से पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं और इस मिस्ट्री को करीब से सुलझाते हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह दिखने वाला है। पहले हम बात करेंगे सबसे बड़े सार्वभौमिक रहस्य की, फिर एक न्यूरोसर्जन के संदेह की, इसके बाद क्लिनिकल संकट, एक अकल्पनीय यात्रा, एक चौंकाने वाला खुलासा और आखिर में विज्ञान और अज्ञात का मिलन। यकीन मानिए, ये सफर सिर्फ दार्शनिक नहीं होने वाला, हम इसे पूरी तरह से एक सख्त क्लिनिकल लेंस से देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, सबसे बड़ा सार्वभौमिक रहस्य और जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा की खोज। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति सचमुच इस दुनिया से जा चुका है वो वापस आकर हमें नहीं बता सकता कि वहाँ क्या होता है। इसलिए मानवता को कुछ ऐसी बेहद दुर्लभ घटनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है जो जीवन और मृत्यु के बीच की इस बारीक रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर देती हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही शानदार बात कही गई है जो इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए एक बेहतरीन बेस तैयार करती है। कोट है, जिस तरह समय समय पर कपड़े बदले जाते हैं उसी तरह आत्मा को भी शरीर बदलना पड़ता है। मतलब सोचिए जरा, हमारा ये जो भौतिक शरीर है वो सिर्फ एक अस्थायी कपड़े की तरह है। जब कपड़ा फट जाता है या पुराना हो जाता है तो उसे बदलना पड़ता है। मृत्यु के आध्यात्मिक पहलू को समझने के लिए ये एनालॉजी एकदम सटीक है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी NDE का। क्लिनिकल भाषा में कहें तो ये एक ऐसी घटना है जहां कोई इंसान या तो क्लिनिकली मृत घोषित होने के कगार पर होता है या फिर मौत के एकदम दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर वो वापस आ जाता है। और वापस आकर जो वो बताता है वो विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही दुनिया में एक जबरदस्त और तार्किक बहस छेड़ देता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, एक न्यूरोसर्जन का संदेह और डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर का कठोर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी ऐसे वैसे इंसान की बात नहीं कर रहे हैं जो यूं ही जादू टोने या रहस्यमयी बातों पर यकीन कर ले। बिल्कुल नहीं, हम बात कर रहे हैं एक बेहद पढ़े लिखे, अत्यधिक योग्य, विज्ञान को मानने वाले और पूरी तरह से तर्कशील व्यक्ति की। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ बाईं ओर हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर, जिनके पास 35 सालों का न्यूरोसर्जिकल अनुभव और एक बेहद सख्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और दूसरी तरफ दाईं ओर उनका ये पक्का विश्वास कि जो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं ना, ये कुछ और नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से मतिभ्रम और कल्पना है। उनके इतने सालों के क्लिनिकल अनुभव ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि ये सब सिर्फ एक मरते हुए दिमाग की ट्रिक्स होती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। खंड 3, क्लिनिकल संकट और एक अचानक और विनाशकारी मेडिकल गिरावट। अब हम इस केस की डरावनी मेडिकल सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से ये सिर्फ कोई थियरी नहीं रह जाती, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच एक भयानक जंग बन जाती है। दांव पर बहुत कुछ लगा था। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए, हालात कितनी तेजी से बिगड़े। शुरुआत होती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जैसे एक जानलेवा संक्रमण से। इसके तुरंत बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर पूरे 7 दिनों के लिए गहरे कोमा में चले जाते हैं। तीसरा स्टेज था मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, शरीर के अंगों ने काम करना ही बंद कर दिया। और चौथा चरण, डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब उनके दोबारा होश में आने की उम्मीद ना के बराबर है। सोचिए, स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर थी। सच कहूं तो क्लिनिकली देखा जाए तो मरीज लगभग मृत ही हो चुका था। उनके सभी महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि हम समझ सकें कि बाहर मेडिकल मॉनिटर्स पे क्या दिख रहा था और अंदर उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बीच कितना बड़ा अंतर था। बाहर से उनका शरीर पूरी तरह से शटडाउन हो चुका था। और यही बात हमें ले जाती है चौथे खंड पर, एक अकल्पनीय यात्रा और कोमा के भीतर की सब्जेक्टिव विसंगति। ये इस पूरे केस का सबसे हैरान करने वाला क्लिनिकल पैराडॉक्स है। सोचिए, एक तरफ भौतिक मस्तिष्क मर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी चेतना एक अत्यंत स्पष्ट, जीवंत और रियल अनुभव से गुजर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर अलेक्जेंडर ने कोमा के दौरान जो देखा वो कोई धुंधला सा सपना नहीं था। उन्होंने बताया कि वहां सफेद बादल थे, एक बहुत ही चमकीला शुद्ध प्रकाश था, शानदार इंद्रधनुषी रंग,
झरने, विशाल पहाड़ और एक बेहद मधुर संगीत बज रहा था। उन्होंने अनगिनत उड़ती तितलियों और एक गर्म, दिव्य हवा का अनुभव किया। अभी कुछ देर पहले हम जिस कठोर मेडिकल शब्दावली की बात कर रहे थे, उसके मुकाबले ये अतीन्द्रिय विवरण कितने अलग और अवास्तविक लगते हैं ना? और उन्होंने खुद इस अनुभव को कैसे समझाया? उनके अपने शब्दों में कहें तो ये अनुभव ऐसा था जैसे मैं किसी बिल्कुल अलग डायमेंशन यानी आयाम में आ गया हूँ। ये कोई आम सपना नहीं था, उनके लिए ये हमारी इस भौतिक दुनिया से कहीं ज्यादा असली महसूस हो रहा था। और याद रखिए, ये बात वो इंसान कह रहा है जो कभी इन सब चीजों को दिमाग का फितूर मानता था। अब हम इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से यानी इसके क्लाइमैक्स पर आते हैं। खंड 5, चौंकाने वाला खुलासा, वास्तविकता से जुड़ाव और एक अज्ञात मार्गदर्शक। अब हम उस खास ट्रिगर की बात करेंगे जिसने उन्हें वापस रियल दुनिया में खींचा, और उस एक क्लिनिकल सबूत को देखेंगे जिसने उनके मतिभ्रम वाले सिद्धांत के पूरी तरह से परखच्चे उड़ा दिए। जब अस्पताल के कमरे में सब उम्मीद हार चुके थे, तब उनका 10 साल का बेटा उनके पास भागता हुआ आया और हताश होकर बोला, डैडी प्लीज अपनी आंखें खोलिए। बस यही वो पल था। डॉक्टर अलेक्जेंडर के अनुसार इसी एक पुकार ने उनकी चेतना को एक गहरी अंधेरी सुरंग के जरिए वापस उनके शरीर में खींच लिया। एक तरफ मौत का सन्नाटा और दूसरी तरफ एक बच्चे का गहरा मानवीय जुड़ाव। ये लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला मेडिकल चमत्कार था। लेकिन असली मिस्ट्री तो अब शुरू होती है। कहानी का रहस्यमय हिस्सा कुछ इस तरह सामने आता है। चरण 1, कोमा से बाहर आने के बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर को अपने उस दिव्य विजन की एक गाइड याद आई। चमकदार नीली आंखों, हल्के भूरे बालों और चेहरे पर हल्की मुस्कान वाली एक महिला। चरण 2, कुछ समय के बाद उनके माता पिता उन्हें एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर दिखाते हैं। और चरण 3, तस्वीर देखते ही डॉक्टर अलेक्जेंडर तुरंत उस गाइड को पहचान लेते हैं। वो कोई और नहीं, उनकी गोद ली हुई बहन बेट्सी थी, जिसकी बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर अलेक्जेंडर अपनी पूरी जिंदगी में बेट्सी से कभी मिले ही नहीं थे। उनके माता पिता ने पहले कभी उसका जिक्र तक नहीं किया था। फिर भी उन्होंने कोमा में बिल्कुल सटीक रूप से उसे देखा। उस अनजान महिला ने टेलीपैथी से उनसे कहा था, आप एक नेक प्यारे इंसान हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा क्लिनिकल नजरिए से सोचिए, एक मरता हुआ शटडाउन दिमाग एक ऐसे इंसान की बिल्कुल सटीक तस्वीर कैसे बना सकता है जिसे उसने जिंदगी में कभी देखा ही ना हो। यह मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आखिरी खंड की, विज्ञान और अज्ञात का मिलन। कैसे इन ठोस क्लिनिकल तथ्यों और इस अकल्पनीय अनुभव के बीच तालमेल बिठाया जाए। इस एक घटना ने, इस एक अनुभव ने एक बेहद अनुभवी वैज्ञानिक के दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। यहाँ आप उस भारी वैचारिक बदलाव को साफ देख सकते हैं। बाईं ओर वो पारंपरिक विचार है कि भौतिक शरीर और मस्तिष्क सीमित हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन दाईं ओर अब डॉक्टर अलेक्जेंडर का नया विश्वास ये है कि आत्मा अनंत है, अमर है और कभी नहीं मरती। एक न्यूरोसर्जन के रूप में उनका अंतिम निष्कर्ष ये था कि चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस किसी न किसी तरह से हमारे दिमाग के इस फिजिकल स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग होकर भी मौजूद रहती है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये पूरी गहरी यात्रा महज दिमागी रसायनों का खेल और कोई अजीब इत्तेफाक था, या फिर ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हमारा आज का विज्ञान अभी तक समझ ही नहीं पाया है। देखिए, हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज हमने जिन क्लिनिकल और सब्जेक्टिव डेटा को देखा वो निश्चित रूप से हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मृत्यु के उस पार आखिर है क्या। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और आपको गहराई से विचार करना चाहिए। हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।